कल हमने मानव के 4 आयाम के बारे में आपने जो स्पष्टीकरण रखा, वो समझने का प्रयास किया। उसमें आपने बताया था कि मानव की जो परिभाषाएँ हैं, वो है मनाकार को साकार करने वाला, मनस्वस्थता का आशावादी। तो इसमें मनाकार को साकार करने वाला, इसमें आता है आहार, आवास, अलंकार और सुविधा, और मनस्वस्थता के लिए न्याय, धर्म, सत्य। तो ये सारे मनाकार को साकार करने के लिए और मनस्वस्थता को साकार करने के लिए मानव जो क्रियाएँ करता है, वो सारी क्रियाएँ 4 आयाम में स्पष्ट होती है। जिसमें हमने पहला आयाम देखा, अनुभव आयाम। इसमें हम जो भी ज़िंदगी में निष्कर्ष निकालते हैं, उस निष्कर्ष को अनुभव समझकर हम वो बताते जाते हैं। जैसे आपने वृद्धावस्था में बताया था कि वृद्धावस्था ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव आयाम को व्यक्त करती है। तो इसमें जो निष्कर्ष है, वो निष्कर्ष को अनुभव समझकर हम जो बताते हैं, ये गलत है, क्योंकि वो निष्कर्ष पूरे नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा प्रौढ़ लोगों के जो निष्कर्ष है, वो पूरे नहीं होते, क्योंकि अभी बहुत करना कुछ बाकी रहता है। तो इसमें द्वंद्व दिखता है प्रौढ़ और वृद्धावस्था में, और जो छोटे लोग होते हैं, वो भी बड़ों के निष्कर्ष स्वीकारते हुए हमें नहीं दिखते हैं। तो 3 पीढ़ी को जोड़ने वाला जो आयाम है, वो अनुभव आयाम है। सभी मानवों को जोड़ने वाला भी आयाम अनुभव आयाम है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि मानव की जो चाहना है सुखी होना, ये चाहना सभी मानव के होने के कारण अनुभव को जोड़ते हैं। सुखी होने के लिए जो भी हम काम करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसको ही विचार आयाम कहा था। विचार आयाम हमारी सुख की ग्राह्यता से छोटी पीढ़ी जो भी चाहती है, वो हमारा विचार आयाम कहते हैं। और तीनों पीढ़ी में जो सुख का आयाम है, विचार आयाम है, उसमें मतभेद दिखते हैं। फिर ये जो विचार आयाम है, इसका क्रियान्वयन करते हैं तो व्यवहार आयाम में हम दिखते हैं, और इसी व्यवहार आयाम में ही फसावट है। व्यवहार के मूल में विचार और अनुभव आयाम है, और अन्यों को सुखी करने के लिए हम जो व्यवहार करते हैं, उसका व्यवहार का मतलब परस्परता। व्यवहार का प्रमाण जो हम देखते हैं कि उसमें समाधान नहीं है, केवल व्यवहार के लिए संबंध नहीं है, व्यवसाय के लिए ही संबंध है, ऐसा हमें दिखता है। फिर व्यवसाय आयाम में हम जो भी हमारे परिवार के लिए समृद्धि की आवश्यकता है, उसमें व्यवसाय आयाम आता है। तो व्यवसाय से अधिक तृप्ति व्यवहार में है, और व्यवहार से अधिक तृप्ति विचार आयाम में, और विचार से अधिक तृप्ति अनुभव आयाम में है। इतना मेरा समझ में आया भैया। ओके, धन्यवाद दोनों दीदियों को। तो अनुभव आयाम, विचार आयाम, व्यवहार आयाम और व्यवसाय आयाम की हमने कल चर्चा की, और अध्ययन बिंदु में मानव के अध्ययन में इन आयामों की स्पष्टता हमें आवश्यक है। आगे जी, अनुभव प्रमाण, विचार प्रमाण, प्रयोग प्रमाण की हमने कल चर्चा की।
आज हम कारण गुण गणित भाषा का महत्व समझने की कोशिश करेंगे। भाषा के मूल में भाव, ये सूत्र है। स्वाभाविक है, हम आप सभी भाव पर ही काम कर रहे हैं। भाव और विचार, जैसे अनुभव आयाम की हमने चर्चा की, तो अनुभव आयाम ये भाव आयाम है। हमारा जो समझना होता है वो भाव आयाम। तीनों पीढ़ियों की जो परस्परता है उसमें हमें ऐसे भाव आयाम की झलक मिलती है। तीनों पीढ़ी समझ रही होती है एक दूसरे को, और जो जो उनको समझ में आता है एक दूसरे का, वो भाव ही समझ में आता है। और जो समझा हुआ है भाव, उसे विश्लेषित करते हैं तो विचार होता है। भाव और विचार भाषा में हम एक दूसरे से जो सुनते हैं परिवार में, तीनों अवस्था या तीनों पीढ़ियों के मानव, छोटे बड़े, एक दूसरे से भाव विचार के सूत्र में व्यवहार करते हैं। तो भाषा के मूल में भाव। तो ये जो भाव है ये समझना है, और जो हम समझे हैं उसको हम विचार करते हैं, यानी विश्लेषण करते हैं, और इन विश्लेषणों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे हमने कल चर्चा किया कि जो हम समझे हैं भाव, उसे जब हम विचारों से व्यक्त करते हैं तो ये विचार में समाधान आता है। और प्रधानता यह समाधान न्याय की अपेक्षा से आता है। तो ये कैसे आया? विचारों में समाधान कैसे आता है न्याय का? तो न्याय की परिभाषा है संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति। इस कॉन्सेप्ट को हमको अच्छे से स्पष्ट करना होगा। उस स्थिति में कारण गुण गणित भाषा का महत्व हमें स्पष्ट होता है। तो जैसे विचार में समाधान, तो क्या क्या भाव व्यक्त हुए? संबंधों में जो मूल्य है वो भाव, यानी संबंध हम पहचानते हैं, ये हमारा भाव। फिर से एक बार तीन पीढ़ी का चित्र आए अपनी कल्पना में, और ये तीन पीढ़ी एक दूसरे से भाव और विचार के विश्लेषण से बात कर रही है या भाषा से व्यक्त हो रही है, ये हमारी चित्र में आए। और अपनी इच्छा विचार आशा, यानी हम आप सभी की, अभी हम लोग जितना समझ रहे, हमारी इच्छाओं में, विचार में और आशा, इन तीनों का स्वरूप है कल्पना। तो हमारी कल्पना से हम एक एक संबंधी को समझ रहे हैं, ये संबंध है, यानी संबंध की पहचान हो रही है। और उस संबंध में जो निहित मूल्य है वो हम पहचान रहे हैं, और इन मूल्यों का आदान प्रदान को हम क्रियान्वित कर रहे हैं भाव के रूप में। तो मूल्यांकन हो रहा है।
और फलस्वरूप उभय तृप्ति। इस प्रकार से अब इसे हम भाषा से कैसे व्यक्त करें? तो भाषा में उसे बांधना होता है, यानी भाषा तैयार करनी होती है। अन्यथा में हमने भाषिक समस्याओं को काफी पहचाना है, और हम आप में से कितने सारे तो व्यक्ति हैं। मैं अपना ही उदाहरण आपको देता हूं। जितनी बार भाषा से व्यक्त होना होता है, मैं एक बार पुनर्विचार तो करता ही हूँ। जो भाव विचार है वो कनेक्ट कर पाया कि नहीं? तो कई बार ऐसे ध्यान में आता है कि भाव विचार जो कुछ हुआ, भाषा से व्यक्त करने गए तो गैप हुआ, उसको ठीक से बांध नहीं पाए। भाषा में यदि ठीक से नहीं बांध पाए तो भाषा है शब्दों का समुच्चय। तो हम संबंधी को शब्द के समुच्चय से व्यक्त करते, और संबंधी जो शब्दों के अर्थ है उस अर्थ से कनेक्ट करता है। अनुभवगामी विधि में यह काफी महत्वपूर्ण है। भाषा की तैयारी होना, भाषा आत्मसात होना। तो केवल भाषा की बात नहीं है, अन्यथा हमारे पास हमारी शिक्षा प्रणाली में भाषा पर कितना सारा महत्व है। केवल भाषा पर रहेंगे तो हम सब ने ये महसूस किया है पढ़ते समय कि हमारा कॉन्फिडेंस लो रहता है, बहुत कठिन लगता है भाषा को लिखना। बोलना, उसी बात बात को लेकर तो मोबाइल का व्यापार चल रहा है। कितनी बात करते हैं। तो एक बार पुनर्विचार भी करना होगा, ये सब जो बात करते हैं इस बात का कोई मतलब है कि नहीं। तो ऐसा लगता है कि सब व्यर्थ की भी बातें होती है, और ज्यादा ज्यादा व्यर्थ की बात होता है, समझ में कुछ नहीं आता है, इसलिए आदमी थकता भी है भाषा बोलकर, धीरे धीरे चुप बैठता है। और यही बातूनी आदमी को अगर थोड़ा सा निवेदन करते हैं कि एक छोटी सी अपनी सभा है परिवार में, और थोड़ा सा व्यक्त होइए। अब आया संकोच। इसके उदाहरण मुझे कई बार जन्मदिन उत्सव में मिले हैं। कि जैसे अभी बाबा जी ने कहा कि जन्मदिन उत्सव में अच्छी बात, अच्छा सोच ये व्यक्त करना है जिसका जन्मदिन होता है। तो जिसका जन्मदिन होता है उसको सबसे बड़ा संकट आता है, भाई अब ऐसे है तो इसमें बोलना होगा। तो कई लोग फिर बोलते ही नहीं। अच्छा, जो जो उनके मित्र हैं उनको भी बोलना होता है, तो कई लोग उसमें भी नहीं बोल पाते। अच्छा, भाव इतना बहता है कि उनकी आंख से आंसू आता है, पर बोलना होता नहीं। ऐसा भी देखा गया। अब बोलने की बात है, अब लिखना कहो तो फिर उससे और संकट, क्या लिखें। पर पर वही आदमी चुप थोड़ी ना रहता है, बातें तो चलती ही रहती है।
तो मानव संस्कृति का मुद्दा है भाषा। परिवार में भाषा की संस्कृति है, यानी संस्कृति का मतलब है पूर्णता के अर्थ में कृति। तो जो भी हम भाषा बोले वो पूर्ण हो। यह एक अध्ययन अध्ययनार्थी के रूप में मुझे लगता है भाव विचार, भाव विचार और भाषा, इस पर हमको अच्छे से काम करने की आवश्यकता लगती है। तो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कारण गुण गणित, ये बांधने का सूत्र है अपनी भाषा को। कोई मैं विचार कर रहा हूं, इसका मतलब उसके पीछे भाव है, यही कारण है। ये जो भाव है, ये जो कारण है, इस कारण में एक दृष्टि है। न्याय का कारण है, धर्म है और सत्य है। तो न्याय धर्म सत्य यह कारण है, और इसीलिए विचार है। विचारों में समाधान है। अब न्याय धर्म सत्य के मूल में क्या है कारण? तो इसके मूल में अस्तित्व में जो नियम है उनका ज्ञान मुझे होता है, ये कारण। तो मेरे समाधान का कारण ज्ञान निकल आया। अस्तित्व में नियम है, अस्तित्व में नियंत्रण है, अस्तित्व में संतुलन है। नियम, नियंत्रण, संतुलन, यही मानव मानव संबंध में आचरण का नियम, न्याय, व्यवस्था में भागीदारी का नियम, धर्म, और जो निष्कर्ष या अनुभव, सच्चाई जो हमें प्रतीत होती है, बोध होती है, अनुभव में आती है, वो सत्य। इस प्रकार से जो मूल में सच्चाई वर्तती रहती है, जिसे वर्तमान कहते हैं, ऐसे वर्तमान में हम कनेक्ट रहना, यानी हम माने कौन? जीवन क्रियाएं कनेक्ट रहना। ये जो कनेक्ट रहना है, ये फिर कारण होता है। यानी वर्तमान, इस प्रकार से हम कारण को पहचान पाते हैं, कारण को समझने का प्रयास करते हैं और सतत करते रहते हैं। तो हमारी भाषा का जो आधार बनता है, उस भाषा में अर्थ बहता है, प्रवाहित होता है। उसका जो मूल मुद्दा है कि हमारी भाषा में कारणात्मक भाग भाव के रूप में प्रधानतः होता है। ये एक अभ्यास है। अकारण यदि बोलूंगा, यदि कारण मिसिंग है और मैं बोलूंगा, तो उसमें अधूरापन झलकता जाएगा। इसलिए जो भी मैं बोलूं, भाषा से व्यक्त करने का प्रयास करूं, तो इच्छा विचार आशा में कारणात्मक स्थिति निर्मित होते रहना, ये हमारा बौद्धिक परिश्रम है, ये बौद्धिक अभ्यास है। और ऐसा बौद्धिक अभ्यास अस्तित्व सहअस्तित्व में है। इस सूत्र को देखना, समझना, इससे ये बौद्धिक अभ्यास होता रहता है। जैसे एक और कारण का उदाहरण, कि जैसे 5 सूत्रों में अस्तित्व सह अस्तित्व में है, ऐसा बाबा जी ने स्पष्ट किया।
वो है विकास क्रम विकास, ये कड़ी है। जागृति क्रम जागृति, ये कड़ी है। और सहअस्तित्व। तो हमारी भाषा में दो मुद्दे कारण के रूप में हम अभ्यास कर सकते हैं। वो कैसा? विकास और जागृति, ये स्पष्ट होना। तो विकास और जागृति ये कारण होने से हमारी भाषा में विकासात्मक भाषा झलकती है, जागृति के लिए भाषा झलकती है। विकास और जागृति का नाम है गुण, ये गुणात्मक भाषा। तो इस प्रकार से कारणात्मक भाषा सत्य को इंगित करती है, होने को इंगित करती है, वर्तमान को इंगित करती है। इसके लिए दर्शन, वाद, शास्त्र को हम एक बार समझने की कोशिश करेंगे। दर्शन की भाषा में कारणात्मक भाषा प्रधान है, जिसमें अस्तित्व वर्तमान होने का भाषा हमको सुनाई देता है अनुभूति में। वो कैसे सुनाई देता है? तो उस भाषा में है वाली भाषा है। प्रत्येक अनुभूति में था वाली भाषा नहीं है, या होगा वाली भाषा नहीं है। वो भाषा है वाली भाषा है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां है आया वहां वर्तमान आया, जहां वर्तमान है यही कारण है। अभी एक मजे मजे के उदाहरण आपको देता हूं। अभी हमारी गड़बड़ कैसी है? कुछ घटना घट गई, अब वो बीत गई, अब वो भूतकाल हो गई। परंतु हम इतने उस घटना से प्रभावित रहते हैं कि हम वर्तमान में उस घटना को ज्यों की त्यों खड़ा करते हैं जैसे वो हो गई, अभी घट ही रही है मेरे साथ। ऐसा आता है। चोर आता है, अब चोर आकर के चला गया ना भाई, चोरी हो गया। चोर आता है और वो दरवाजा खुलता है और वो चोरी लेकर के चला जाता है, और मैं देखता ही रहता हूँ। अब ये वर्तमान में घटना हो गई, चोरी हो गया, सामान भी चला गया। अभी हम बता रहे तो जैसे अभी ज्यों की त्यों बता रहे। इसका मतलब क्या हुआ? वी आर हुक्ड इनटू पास्ट। इसलिए परिवार में तीनों पीढ़ियों के साथ जो कम्युनिकेशन है, जो संप्रेषणा है, उस संप्रेषणा में भारी दिक्कत है। अब ये सामने वाला आदमी भूतकाल बोल रहा है, वर्तमान बोल रहा है, भविष्य बोल रहा है। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। भूतकाल की पीड़ा जितनी गहरी, उतना अपनी भाषा में भूतकाल ही झलकता है। और हमारी परिवार में तीनों पीढ़ियों के साथ जो आज की स्थिति में जो कम्युनिकेशन है, वो टूटा है, टुकड़े टुकड़े में है। इट इज डिफिकल्ट टू एनालाइज। इस प्रकार अध्ययन बिंदु में जो सभी बिंदु हैं, जो नित्य वर्तमान है, तो व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन, अभ्यास दर्शन, अनुभव दर्शन, ये जो जो तीन वाद हैं, इन तीनों वादों में था, है और होगा, ये आएगा। वाद का मतलब विचार।
में हूं उसके पूर्व की घटनाएं जब मैं व्यक्त करता हूं तो वो था वाली होगी, और आगे क्या होगा उसका भविष्य की भाषा बनती है। तो ये वाद और शास्त्र, शास्त्र में जो योजनाओं वाला भाग होता है जो भाषा से आता है, तो कारण का जो प्रभाव है ये गुणात्मक है, और उसका जो योजनात्मक भाग है उसमें गणितीय भाग रहते हैं, जिसे हम साइंटिफिक टेम्परामेंट, अगर आपने सुना होगा तो, मेजरेबल, जिसको मेजर कर सकते, नाप सकते, तौल सकते हैं, वो गणितीय भाषा है। जिसके कुछ परिमाण किए जा सकते हैं, वो गणितीय भाषा है। तो भाषा की जो पूर्णता है सुनकर उन शब्दों के अर्थ को हम विश्लेषित करते हैं। अब हम कुछ व्यवहार के मुद्दे लेके आते हैं, कारणात्मक, गुणात्मक और गणितात्मक। अभ्यास की आवश्यकता भाषा की इसलिए है कि तीनों पीढ़ियों के साथ जब हमारी अंतर संबंध को हम पहचानते हैं, उस स्थिति में, परिवार की चर्चा कर रहा हूं, हम गुणात्मक अधिक हैं आज। यानी संबंधों का जो परस्पर प्रभाव है, उस प्रभाव से जो हम सुखी दुखी होते हैं, उस वही भाषा मुझे लगता है आज अधिक प्रयोग की जाती है। कि जैसे माँ से कुछ हुआ, पिताजी से कुछ हुआ, भाई से कुछ हुआ, पत्नी से कुछ हुआ, बच्चों से कुछ हुआ, बहन से कुछ हुआ। अभी जितने हमारे पारिवारिक संबंध हैं, उन संबंधों का एक दूसरे पर प्रभाव तो है, ये तो हम महसूस करते हैं। उन प्रभावों के वर्णन हम भाषा द्वारा देते हैं, परंतु उन प्रभावों का जो स्पष्टीकरण है, जो विचारों में आना है, वो अधूरा रहता है। सुख का प्रभाव को चर्चा करते हैं कि जैसे सुख के प्रभाव आए, हम खुश तो होते हैं। जैसे माता जी ने आज कुछ अच्छी बात कही, पिताजी ने कुछ अच्छी बात कही, श्रीमती जी ने कुछ अच्छी बात कही, तो हम तो खुश तो होते हैं। परंतु ये जो सुखी होना हुआ, उसका कारण क्या है, शायद उस पर हम नहीं जाते। और अगर हम कारण पर नहीं गए, तो फिर ये कारणात्मक जो गति होनी है हमारी, उसकी कंटिन्यूटी प्रेरित नहीं होती परिवार में। इसलिए हम परिवार में गुण प्रधान विधि से व्यक्त होते हैं। अब कुछ ऐसे मुद्दे आ गए जो मुद्दे स्वीकार नहीं हो रहे, जिसमें मतभेद है, अच्छा नहीं लगने वाला है, संकोच व्यक्त होता है। ये कुछ सरल सरल उदाहरण। अब थोड़े से प्रभावशाली उदाहरण, मतलब किसी ने कुछ बोला, अच्छा नहीं लगा, हम दुखी हो गए, नॉट हैप्पी। ऐसा नहीं बोलना था, वैसा नहीं बोला, ऐसा क्यों बोला, अब वो दुखी हो गए। तो दुख का कारण क्या है? उस जगह, वो जगह खाली दिखती है अपने में, दुखी होते हैं इतना पता लगता है। तो परिवार में सुख दुख की भाषा अधिक है। रिजल्ट, रिजल्ट अच्छा नहीं है। रिजल्ट है चुप होना। आपको अब सुख, सुख का तो पता लग गया भाई, ये तो सुख ऐसा ही है, क्षणिक।
अब जो लंबा टिक रहा है वो जो है दुख है, पीड़ा है, शिकायतें हैं। अब इसमें कैसे ठीक करें? तो जैसा अभी चर्चा हुआ, कारणात्मक यानी जो दृष्टियां हैं हमारी, उन दृष्टियों को परिमार्जन पर काम करना होता है, वो कारणात्मक हुआ। परंतु ऐसा कारणात्मक अभ्यास अभी तीनों पीढ़ियों को नहीं है। हम कोई कारण दे देते नहीं कर पाते हैं भाषा से, आज की स्थिति। अब हमको कारण पता लग रहा है अध्ययन से। अब हमारी भाषाओं में सुधार के रूप में हमको कारणात्मक यानी हमारा भाव पक्ष जो हमारे आचरण से संबंधित हो रहा है, ऐसे भाव पक्ष को अभ्यास की आवश्यकता लगती है। और यह अभ्यास दीर्घ अभ्यास है। दीर्घ अभ्यास से 10, 15, 20, 25 साल ये अभ्यास संबंधों में यदि हम करते हैं, ऐसे स्थिति में हमारा आचरण एक कारण के रूप में परिवार में स्पष्ट होने लगता है। तो हमारे आचरण से कारण कम्युनिकेट होता है। को हम कर ही सकते। तो इस प्रकार के ब्रह्म मुहूर्त में हमारी कारणात्मक भाषा और ऐसे कारणात्मक भाषा के लिए भाव और विचार, इन सूत्रों पर हम अधिकाधिक अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और कोशिश करते हैं कि दिन भर ये जो भाव विचार है, ये जो कारणात्मक स्थिति है, वो टिकी रहे। अब उसमें करना क्या होगा? ये जो गुणात्मक भाषा में हम जो अनियंत्रित होते हैं, ये गुणात्मक भाषा को कंट्रोल, लगाम कसी जाए। ये लगाम कैसे कसते? जब भाव विचार है तो यही नियंत्रण है। भाव की जगह रिक्त है तो विचार तो कुछ भी। और अब सुख दुख होते रहता है तो उसमें फिर वो संवेदनाएं हावी हो जाती हैं। तो फिर हमारी भाषा भाषा से जो परिवार में प्रभाव तैयार होना है, समझने के लिए जो एक संस्कृति विकसित होनी है, समझने के लिए शायद ये होगा नहीं। और फिर वही हमारा जो चल रहा है गुणात्मक भाषा वाला, अब ये तो थोड़ी सी, क्या बोलोगे, अच्छी स्थिति नहीं है गणितात्मक भाषा की परिवार में। ये कैसे? जैसे परिवार संग्रह सुविधा में उसकी गिरफ्त में आ गया, तो परिवार बना, ऐसा है कि नहीं? फिर पासबुक देखो और पैसा गिनो, सुविधाएं गिने, अपनी प्रोग्रेस गिनते हैं कि इस जिंदगी में कितना कमा पाए, कितना संग्रह सुविधा किया। तो फिर वो गुणात्मक भी छूट गया और केवल परिवार के सदस्य केवल और केवल गणितात्मक यानी वस्तुओं को गिनने में ही समय जाता है।
ये गणितात्मक भाषा हुई। तो हम लोग जांचते हैं क्या ऐसे गणितात्मक भाषा से क्या बन रहा है भाई। तो फिर धीरे धीरे वो भाव की पकड़ छूटती गई, भाव छूट गया, फिर संवेदना भी छूट गई, और जो बच गया वो विषय है। इसलिए विषयासक्त परिवार हो गया, केवल सुख का आधार विषय बना। क्योंकि शरीर है, शरीर मात्रात्मक है, तो फिर पूरी मात्रात्मक भाषा आ गई। उसमें तो सुख दुख भी छूट गया। उसको कहते हैं संवेदनाहीन होना। आज कोण से अस्तित्व को जो समझने के प्रयास हुए, अधिकांश प्रयास गणितात्मक विधि से हैं। हर चीज को नापना, भाई किसी सीमा में नापना ठीक है, पर ये नापते नापते इतना अनियंत्रित हो गया कि हम मानव शरीर से आगे भी कोई वास्तविकता है, ये छूट गया। और प्रत्येक वास्तविकता को आंखों से, यंत्र के माध्यम से और नापने का, मानो जैसे आज का भाषा प्रधान है। तो हमारे परिवारों में ये जो भौतिकवादी दृष्टिकोण से गणितात्मक भाषा के प्रभाव आ गए, और इसलिए आज छोटे छोटे बच्चे भी गणितात्मक भाषा का प्रयोग करके और तर्क से अपनी मनमानी को और मनवाने का प्रयास करते हुए दिखते हैं। इस प्रकार से भौतिकवादी दृष्टिकोण से गणितात्मक भाषा प्रधान सभी ऑब्जर्वेशंस गणितात्मक भाषा से है, और उसे साइंटिफिक भाषा कही जा रही है। उसे एक बार हमें पुनर्विचार करना होगा, क्योंकि आज हमारे सभी बच्चे ऐसे ही भौतिकवादी दृष्टिकोण से जो प्रभावित शिक्षा प्रणाली है, उसमें हम सभी के बच्चे पलते बढ़ते हैं, और उन सभी बच्चों में गणितात्मक भाषा का प्रभाव आया है। पर क्या दिखा, मौलिक रूप में है तो ये भाव प्रधान इकाई, मानव भाव प्रधान इकाई है। गणितात्मक भाषा से वो मन तो भरता नहीं, और उसको दूर करने के लिए जो वर्चुअल दुनिया है, इस वर्चुअल दुनिया में गुणात्मक यानी कोई प्रभाव को पहचानने की कोशिश करते नजर आते हैं। इसलिए मोबाइल का प्रचलन बच्चों में बढ़ गया, क्योंकि वो जो गुणात्मक स्थिति है, वह स्थिति परिवार में, परिवार के विचारों में कमी नजर आ रही, क्योंकि परस्परता कम है। यानी एक दूसरे के साथ जो रहना है, समय लगाना है, जिसमें परस्पर प्रभावों को पहचान पाते हैं, उसमें भारी कमी दिखाई दे रही है। ऐसा थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता। अब आदर्शवादी विचार भी हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि भाई 40, 45, 50 के बाद कुछ जिंदगी के और प्रश्न फिर वापस आते हैं, और फिर हम भजन सुनते हैं, गाने सुनते हैं। 40, 45 वाले लोग थोड़ा ज्यादा सुनते गाने, ऐसा दिखता है। नहीं भी सुनते होंगे, लेकिन फिर सिनेमा देखना, एंटरटेनमेंट में जाना, ये सब ये बताता है कि ये अब परस्परता में जो प्रभाव है, वो प्रभाव मिसिंग रहा अब तक की लाइफ में। तो वो जो प्रभाव को स्वीकारना, या उस प्रभाव में कुछ एक प्रकार का सुख मिलता है, तो इसलिए अधिकाधिक प्रौढ़ लोग परस्परता में, प्रभाव में जो आदर्शवादी गुणगान है, उसमें उनका मन लगता हुआ नजर आता है।
यानी 45-50 के बाद यदि व्यक्ति का गुणगान ना हो तो उसको अपनी जिंदगी बहुत ही सुखी सुखी नजर आती है, जिसका अंग्रेजी साइकोलॉजी में नाम है मोटिवेशन। तो पहला मोटिवेशन गणित से मिल गया, वो गणित अधूरा मिल गया, उससे पूरा होता नहीं। अब दूसरा मोटिवेशन है परस्परता में प्रभाव। तो फिर परिवार छोड़कर कहीं इधर कहीं उधर अनेकों प्रकार के प्रभावों को पाने के लिए एक प्रौढ़ आदमी जाता हुआ दिखता है, मोटिवेशन पाने के लिए जाता है, कहीं से कुछ मिले। और उसमें से आध्यात्मिक जो प्रवचन होते हैं उसमें जो भारी भीड़ दिखती है, ये वही गुणात्मक है। तो गुणात्मक में जो रहस्यमयी ईश्वर है उसके बारे में गुणगान। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, किसी ने एक भजन गाया था, उसमें कुछ कहता है वो कि भाई तू तो मेरा काम कर देता है, ऐसा कुछ है वो। मतलब मेरा तो क्या सब काम कर रहा है ऐसे। अब वो कौन सा काम कर रहा है वो तो पता है, संग्रह सुविधा का काम कर रहा है। आप लोगों ने सुना होगा ये काम। आप अच्छा सुन लीजिए, वो दिन भर तो सुनोगे 8-10 बार। अब क्योंकि अपना काम आपने करते हुए नजर नहीं आ रहे तो कोई दूसरा कर रहा है रहस्यमयी। कहीं से कोई प्लॉट मिल गया, कहीं से पैसे मिल गए, अभावग्रस्त तो है ही। तो फिर ठीक है, पूरी जिंदगी फिर ऐसे ही गुणगान, रहस्यमय गुणगान करते करते बीत जाए। अपने तो कुछ अपना गुणगान ही रहे, है ना? अपन तो किसी के बंदे हो जाए और वो फिर अपना काम करते जाए, रहस्यमय समझ में नहीं आया ये क्या है। तो ये गुणात्मक है। तो आदर्शवादी जो बात है वो गुणात्मक है। अब आपने को तय करना है भी इस गुण में कितने प्रभाव। तो फिर परिवार तो छूट गया ना, 3 पीढ़ी रह गया। अब ये जो 50 के लोग हैं वो नाती पोते छूट गए, वो चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए यात्रा में। तो इस पर थोड़ा सा विचार। फिर कारण तो रहस्य में ही है, कारणात्मक नहीं मिल रहा है, कारण नहीं मिल रहे, यानी उसके उत्तर नहीं है। इस प्रकार से हमारा जो पारिवारिक भाषा सूत्र है वो गुणात्मक भाषा तक रुक गया, और कारण के रूप में अनेकों प्रश्न हम आपके मानसिकता में, मन में अभी भी बने हुए हैं। और ये प्रश्न ही समस्याएं हैं, और ये समस्या बराबर दुख। तो कई मेरे पिछले वर्षों से जो जो मुझे ऑब्जर्वेशंस आए, उन ऑब्जर्वेशन में से एक प्रधान ऑब्जर्वेशन बंधु भगिनी शेयर करते हैं कि भैया जैसा आप बोलते हो वैसा हमको बोलना नहीं बनता, हम ऐसा बोल नहीं पाते। तो अब बंधु और भगिनी हम सहज रूप में पहचान सकते हैं ये भाषा की अड़चन है या मौलिक रूप में भाव और विचार के स्थिति की अड़चन है। तो फिर ये दोनों अड़चन है, भाव और विचार, ये मौलिक रूप में हमको स्पष्ट होते रहना, और उनके उनके व्यक्त होने के रूप में मानव भाषा रूपी संस्कृति हमें विकसित कर पाना, और परिवार में कारणात्मक भाषा, गुणात्मक भाषा और गणितात्मक भाषा के अभ्यास हमसे होते रहना, ये आवश्यक है। तो अब हम ये जो 4 आयाम हैं, उन 4 आयामों की भाषा से हम आप स्वयं ही निकाल पाएंगे कि ये किस प्रकार से भाषा सूत्र हमसे अभिव्यक्त होता है। जैसे अनुभव भाषा, विचार भाषा, व्यवहार भाषा और व्यवसाय भाषा।
तो ये जो अनुभव भाषा है ये कारणात्मक भाषा है, यानी जिसमें जिंदगी के निष्कर्ष जो अनुभव तक पहुंचते रहते हैं। अनुभवगामी पद्धति में जो हमें भास, आभास, प्रतीति, जो निष्कर्ष हमारे में स्थिर होते हैं, जो हमारी वांछित वस्तु स्थिर होती है कि न्याय ही चाहिए, न्याय ही वांछित वस्तु है। तो ऐसी वांछित वस्तु के बारे में हम आप एक दूसरे के साथ चर्चा करना, ये हमारी कारणात्मक भाषा जो सुखद है। और इसके जो विश्लेषणात्मक भाषा है उसको हम गुणात्मक भाषा कहते हैं, जिसमें विचार आयाम और व्यवहार और व्यवसाय आयाम ये कुछ मेजर हो सकती है। तो इसमें ओवरलैपिंग है, जैसे विचार जैसे हम कुछ उत्पाद तो व्यवसाय भाषा में गणितात्मक भाषा का प्रयोग है। ध्यान ये रखना होगा कि जब भी कोई वस्तु का हम आदान प्रदान करते हैं तब उसमें वस्तु मूल्य जो भाव विचार को स्पष्ट करता है, यानी वस्तु की उपयोगिता प्रधान रहती है। तभी फिर ये जो गणितात्मक भाषा है उस भाषा से वस्तु को पाने की सेटिस्फेक्शन रहती है। केवल गेहूं लेने से नहीं बनेगा, गेहूं का मूल्य पता होना होगा, तब फिर वो विनिमय सार्थक है। उसका जो गणितात्मक आदान प्रदान है वो सार्थक है, अन्यथा सौदा है, अन्यथा वो लाभात्मक प्रवृत्ति है जो सेटिस्फाई नहीं करती। तो वस्तु की उपयोगिता और वस्तु की सुंदरता, ये वस्तु मूल्य, उसके साथ जो परिवार मूल्य है जिसमें व्यवहार आयाम, उसके साथ जो मानव मूल्य है उसमें जो विचार आयाम है, और उसमें जो जीवन मूल्य है वो अनुभव आयाम, सुख, शांति, संतोष, आनंद, ये मूल्य अनुभव आयाम को व्यक्त करते। सुख मिला, संतुष्टि मिली, इस प्रकार का जब भाषा आता है ये कारण है, और कोई कारण नहीं। सुख, शांति, संतोष, आनंद यही कारण है, समझना ही कारण है, समझदार होना ही कारण है, और कोई कारण नहीं। तो एक दीर्घावधि अभ्यास से, और यदि हमें अस्तित्व की सच्चाई पता लगती रहती है और कारणात्मक भाषा से जब हम व्यक्त होते रहते हैं, तो हमारे आशयों के प्रति परिवारजनों के मन में तमाम शंकाएं दूर होती हैं, और ऐसे निशंक मनस्थिति में संबंधों की जो स्थितियां हैं वो एक तालमेल के साथ चलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जितना मेरे को अल्प बुद्धि में सूझा मैंने आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया। कमी हो गई हो तो उसको भर दीजिए, ठीक लगा होगा तो उसको अनुभव तक पहुंचने के लिए एक दूसरे की अपन सहायता करते हैं। नमस्कार। आज के दिन की खूब खूब शुभकामनाएं। आज का दिन मंगलमय हो। एक और सुखद कड़ी गजानन भाई द्वारा प्रस्तुत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार भैया। नमस्ते भैया जी, धन्यवाद बहुत बहुत।